नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी जारी होगा। यदि आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं और पॉलिटिकल साइंस आपका मेजर या एमआईसी या फिर आईडीसी विषय से आप लिए हुए हैं, तो इसका महा मैराथन क्लास आज इस वीडियो में होने जा रहा है ऑब्जेक्टिव के लिए। तो आप पूरी तरह से इस वीडियो को देख लीजिए, इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। पहले ही हमने इसे बता दिए हैं, पढ़ो कहीं से लेकिन प्रश्न पूछेगा यहीं से। तो बिल्कुल रूप से आप सबको यह वीडियो पूरा देखना है। यह वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हैं तो हम कह सकते हैं दावे के साथ कि 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपसे पूछा जाएगा वो इस वीडियो से बाहर नहीं रहने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो में महा मैराथन क्लास ले रहे हैं। यानी सभी चैप्टर्स का हर एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न यदि छपेगा साथियों तो यहीं से छपेगा। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, एक एक प्रश्न को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे साइड में आपको आंसर दिया हुआ मिल रहा है, लेकिन कौन सा प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में छप रहा है, इस पर हम विशेष रूप से बातचीत करते हुए चलेंगे, हर एक चैप्टर को बारीक से समझेंगे। तो पहला प्रश्न है साथियों, किसने कहा व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है? ये प्रश्न ही आपका भेविया है जिसको आप लोग को याद रखना है। ये अरस्तु के द्वारा कहा गया और आप लोग को याद रखना है राजनीतिक विज्ञान के जनक अरस्तु को ही कहा जाता है। यानी पॉलिटिकल साइंस के अगर जनक की बात करेंगे साथियों, वो आपका अरस्तु को ही कहा गया है। चलिए, उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको याद हो गया होगा। दूसरा प्रश्न है, अरस्तु की पुस्तक का क्या नाम है? यानी अरस्तु जो पुस्तक लिखे थे उसका क्या नाम है? पॉलिटिक्स नाम है, जो कि अभी अभी हमने आपको ऊपर में बताया है कि पॉलिटिकल साइंस के जनक कौन है, तो अरस्तु है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा जो प्रश्न है साथियों, किसने कहा राजनीतिक कानूनी तौर पे यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? मतलब कहने का प्रश्न कह रहा है कि राजनीति कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये बात किसका है, यह किसने बोला? यह अरस्तु के द्वारा बोला गया। तो प्रश्न जो यहाँ से लगातार तो 3 आपका हुआ है, ये सब प्रश्न जो है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, MVVI है प्रश्न, इसको आपको याद रखना है। ये बी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है जो कि उतना इंपोर्टेंट नहीं है, व्यवहारवादी राजनीतिक शास्त्र का बौद्धिक धर्म चिंतन कौन है? बौद्धिक धर्म चिंतन कौन है? तो यह है चार्ल्स ई मोरियम। ऑप्शंस आपका बी बिल्कुल सही है। पांचवा प्रश्न है, किसने कहा राजनीतिक शास्त्र के अलावा अन्य कोई ऐसा विज्ञान नहीं है जिसे अपने लिए पारिभाषिक शब्दावली की इतनी अधिक आवश्यकता है? ये शब्द जैलेनिक के द्वारा कहा गया। यह भी उतना इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन अदर यूनिवर्सिटी के लिए इंपोर्टेंट है। मिथिला यूनिवर्सिटी के लिए यह प्रश्न उतना वैल्यूएबल नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे, छठा प्रश्न देखेंगे जो एग्जाम में छप रहा है आपके प्रश्न। किसने कहा कि राजनीतिक शास्त्र सिर्फ राज्य का अध्ययन करता है? ये प्रश्न इंपोर्टेंट है। ये बात इन सभी विद्वानों के द्वारा कहा गया, वलांसली के द्वारा कहा गया, गैरिस के द्वारा भी कहा गया, जे डलव्यू गार्डनर के द्वारा भी कहा गया। तो ऑप्शन आपका डी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है। सातवां प्रश्न कहता है साथियों, किसने कहा कि राजनीतिक शास्त्र सिर्फ राज्य का अध्ययन करता है? चलिए, सातवां प्रश्न कह रहा है, किसने कहा कि राजनीतिक शास्त्र सिर्फ राज्य का अध्ययन करता है? यह बात जो साथियों कहा गया आपका ए और बी, ऑप्शंस जो है यहाँ पर ए और बी हो जाएगा, लेकिन सभी ऑप्शंस मिल रहा है तो आपको सभी की ओर जाना है। अगर ऑप्शंस में यहाँ पे सभी है तो आपको सभी मारना है, ये बिल्कुल रूप से आपको भूल जाना है। इस प्रश्न का जवाब जो है सभी हो जाएगा। यानी राजनीतिक शास्त्र सिर्फ राज्य का ही अध्ययन है। यह बात GR सीले ने भी कहा, S लीकॉक के द्वारा कहा गया, JW गार्डनर के द्वारा कहा गया, जैसे कि हमने ऊपर में यहाँ पर देखा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे सभी हो जाएगा। चलिए, आठवां प्रश्न है यहाँ पे आपके सामने, किसने कहा कि राजनीतिक शास्त्र राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन से संबंधित है? यहां से प्रश्न 100% छपेगा। इस प्रश्न को आप लोग याद रखेंगे। यह बात भी सभी साइंटिस्ट के द्वारा कहा गया, RN गिलक्राइट के द्वारा कहा गया, हेराल्ड जे लॉस्की के द्वारा बताया गया,
आरजी गैटल के द्वारा कहा गया कि राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन से संबंधित है राजनीतिक शास्त्र, यानी कहा पॉलिटिकल साइंस जो है राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन से संबंधित है। 9वां प्रश्न आपका है, किसने कहा कि राजनीतिक शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य से ही होता है? यह बात JW गार्नर के द्वारा कहा गया। आपको गार्नर साहब को याद रखना है, इन्होंने ही बताया कि राजनीतिक शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य से ही होता है, स्टेट से ही होता है। 10वां प्रश्न है, किसने कहा राजनीतिक शास्त्र सरकार से संबंधित एक विद्या है? यह बात भी एस लीकॉक के द्वारा कहा गया। बिल्कुल रूप से याद रखेंगे, यह प्रश्न भी इंपोर्टेंट है। 11 नंबर प्रश्न है, किसने कहा राजनीतिक शास्त्र शक्ति का विज्ञान है? यहां से इस प्रश्न को छपने की संभावना अधिक है, इसको याद रखेंगे। जॉर्ज E.G. कैटलियर ने कहा था। यह प्रश्न पिछले साल भी पूछा गया है, यह भी प्रश्न है, बिल्कुल रूप से याद रखेंगे। 12 नंबर प्रश्न है, किसने कहा राजनीतिक शास्त्र किसी समाज में मूल्यों को अधिकाधिक विभाजन का अध्ययन है? यह बात जो है आपका डेविड ईस्टन के द्वारा कहा गया। आंसर ए है बिल्कुल सही। 13 नंबर प्रश्न है साथियों, किसने राजनीतिक शास्त्र के क्षेत्र को सैद्धांतिक राजनीति और व्यवहारिक राजनीति नामक 2 वर्गों में विभक्त किया? तो फ्रेडरिक पोलाक के द्वारा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, 14 नंबर प्रश्न आपका है, परंपरागत राजनीतिक विद्वान राजनीति शास्त्र के विद्वान है? तो परंपरागत राजनीति शास्त्र के विद्वान जो है साहब, वो आपका टॉमस हॉब्स, प्लेटो और टो ग्रीन, ये सभी है। तो ऑप्शन डी। साथियों एक बात याद रखेंगे, जब भी पॉलिटिकल साइंस में सभी ऑप्शंस दिख जाता है तो आपको जो है ज्यादातर सभी ऑप्शन वाला जो है सही हो जाता है, ये आपको ट्रिक के रूप में याद रखना है। आधुनिक राजनीतिक शास्त्री कौन है, यानी आधुनिक राजनीतिक शास्त्री कौन है? तो सभी ऑप्शंस है, तो विदाउट ऑप्शन सभी को देखे हुए आपको डी ऑप्शन की ओर चला जाना है, क्योंकि ज्यादा संभावना होता है कि सभी वाले ऑप्शन सही होता है। 16 नंबर प्रश्न है मेरे भाई, किसने कहा जब कभी मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत प्रश्न पत्रों को देखता हूं तब मुझे प्रश्नों पर खेद नहीं होता, वरन शीर्षक पर होता? यह बात जो है किसने कहा? तो मैट लैंडे के द्वारा कहा गया। मैट लैंड के द्वारा। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। 17 प्रश्न मेरे भाई, राजनीतिक शास्त्र एक विज्ञान है, इसके पक्ष में निम्नलिखित में से कौन तर्क सही है? तो जब सभी ऑप्शंस है तो हमें और कहीं नहीं जाना है, ऑप्शन डी की ओर चला जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। 18 नंबर प्रश्न है मेरे सर, किसने कहा कि हम राजनीति में वैसे नहीं कर सकते जैसे कि रसायन शास्त्र में एक अन्वेषक प्रयोग के समय करते हैं? यहां पर हो जाएगा लेविस के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। 19 नंबर महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बाद अगली चैप्टर पर चलेंगे। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का श्रेय किसको दिया जाता है? यह आपका डेविड ईस्टन को दिया जाता है, और यहां से ये प्रश्न इंपोर्टेंट है इस चैप्टर का, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। सर अगर आपने जो भी क्वेश्चन हम बताते हैं चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट, उस प्रश्न को भी केवल याद कर लेते हैं तो इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाएगा और परीक्षा में वही सब पूछा जाएगा। अगला चैप्टर आपका है व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद क्या होता है। डेविड ईस्टन द्वारा प्रतिपादित व्यवहारवाद का लक्षण नहीं है। यहां से प्रश्न है, देखिए कहा जाएगा कि व्यवहारवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो डेविड ईस्टन के द्वारा किया गया। अब कहता है इसके द्वारा कौन ऐसा प्रतिपादित लक्षण नहीं है? तो वो आपका है कर्मनिष्ठ विज्ञान। ऑप्शन डी महत्वपूर्ण है प्रश्न, इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न है मेरे सर, व्यवहारवाद विशेष महत्व देता है, किसको देता है? व्यवहारवाद जो है विशेष महत्व किसको देता है? ऑप्शन याद रखेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मूल निरपेक्षता को ये महत्वपूर्ण देते हैं। ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल रूप से आपका सही है। आगे बढ़ेंगे और तीसरा प्रश्न की ओर चले। तो तीसरा प्रश्न जो है आपके सामने वो कह रहा है कि निम्न में से कौन से लेखक राजनीति को मूल्यों के अधिकाधिक आवंटन के रूप में परिभाषित करता है? कौन परिभाषित करता है? तो बिल्कुल रूप से यहां पर भी आंसर हो जाएगा ईस्टन। चलिए बिल्कुल इंपोर्टेंट प्रश्न ध्यान रखेंगे। चौथा है व्यवहारवादी अध्ययन मुख्यतः संबंधित होते हैं। यह किससे संबंधित होता है? जो व्यवहारवादी अध्ययन होता है
यह जो संबंधित होता है सर, ये राजनीतिक व्यवहार से संबंधित होता है और ये इंपोर्टेंट प्रश्न भी है, इस प्रश्न को ध्यान रखेंगे। चलिए, पांचवा प्रश्न है आपके सामने, प्रासंगिकता के सिद्धांत किससे से संबंधित है? ये उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित है। प्रासंगिकता का सिद्धांत जो है ये उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। डेविड ईस्टर ने उत्तर व्यवहारवाद के कितने लक्षण को बतलाए थे? इन्होंने 7 लक्षण बताए हैं। बिल्कुल रूप से ध्यान रखेंगे, इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहां से उत्तर व्यवहारवाद का लक्षण क्या नहीं है, पहला प्रश्न में भी हमने आपको बताया था। और यहाँ कहता है क्या जो नहीं है, तो कर्मनिष्ठ विज्ञान जो है ये इसका लक्षण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, और ये इंपोर्टेंट प्रश्न भी है। चलिए ठीक है, और यहाँ पे तकनीकी पर जोड़ भी है। देखिए 2 तरह का यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर सी आंसर है। और पहला जो प्रश्न हम लोग देखे थे इसका, इसमें था कर्मनिष्ठ विज्ञान, यह इसका नहीं होता है। ठीक है, ये था। और यहाँ पर जो है आपका प्रश्न जो है थोड़ा सा देख लेते हैं। 7 नंबर उत्तर व्यवहारवाद का लक्षण नहीं है, और पहला नंबर में था आपका प्रतिव्यवहारवाद का। ठीक है प्रश्न, ठीक है। व्यवहारवाद का जब लक्षण पूछेगा मेरे भाई, व्यवहारवाद का नहीं है पूछ दिया है तो कर्मनिष्ठ नहीं है। और यहाँ है उत्तर व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद का लक्षण नहीं है तो वो हो जाएगा तकनीकी पर जोड़। आंसर सी चला जाएगा। तो डाउट में नहीं रहिएगा, सब प्रश्न को ध्यान से समझते हुए चलेंगे। 8वां है लक्षण जो व्यवहारवाद में तो है किंतु उत्तर व्यवहारवाद में नहीं है, वह क्या होता है? देखिए व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद को अगर समझना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्जेक्टिव वीडियो जल्द ही आने वाली है। तो 8वां का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सी, मूल्य निरपेक्षता हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने, व्यवहारवाद राजनीतिक संदर्भ में व्यक्ति समूहों के व्यवहार का अध्ययन है, यह कथन किस विद्वान का है? यानी व्यवहारवाद राजनीतिक संदर्भ में व्यक्ति समूहों का व्यवहार का अध्ययन होता है, यह बात वलेयर कोलासा के द्वारा बताया गया। चलिए 10वां प्रश्न है, व्यवहारवाद में जिस 2 लक्षणों को जोड़ करके उत्तर व्यवहारवाद आंदोलन का निर्माण किया गया है वो क्या है? तो वो क्या है? तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा संगीत और कर्म। ए ऑप्शन हो जाना चाहिए आपका, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न है और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से वह विद्वान कौन सा है जो व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों का प्रमुख प्रणेता माना जाता है? यह ऑप्शन हो जाएगा डेविड ईस्टन के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है ये बिल्कुल रूप से आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका समय चैप्टर है लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र। इसमें जो पहला प्रश्न है मेरे भाई, कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? यानी लोकतंत्र की विशेषता कौन नहीं है? जब सभी ऑप्शंस मिल गया है तो क्यों ना हम सभी ऑप्शन की लोकतंत्र की विशेषता है तो क्यों नहीं सभी ऑप्शंस की तरह जाएंगे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब भी पॉलिटिकल साइंस में सभी ऑप्शंस आपको दिख जाएगा, फटाक से मार लीजिएगा। आरंभक संबंध किससे है? आरंभक का संबंध किससे है? तो ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से संबंधित है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट। पहला प्रश्न इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा। चलेंगे तीसरा प्रश्न की ओर, और तीसरा प्रश्न आपसे कहता है, यहां पर चलेंगे तीसरा प्रश्न की ओर। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तानाशाही का लक्षण नहीं है? नहीं की बात है तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है ये तानाशाही का लक्षण नहीं है, क्योंकि तानाशाही में क्या होता है, लोगों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं होता है। और यहाँ पर नहीं वाला प्रश्न है, इसलिए पॉजिटिव आंसर बी की ओर चला जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने, लोकतंत्र का अवगुण क्या है? लोकतंत्र का जो अवगुण है वो है वोट बैंक की राजनीति। यानी लोग जो है वोट के लिए राजनीति करते हैं, यही लोकतंत्र का सबसे बड़ा खराबी है, यही अवगुण है इसका। 5वां प्रश्न है इस चैप्टर का, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनायक तंत्र का लक्षण नहीं है? यदि अधिनायक तंत्र का मतलब होता है सरकार का एक भाग, तो ये जो है कौन नहीं है? तो उत्तरदायी सरकार नहीं है। ठीक है, लक्षण ये नहीं है उत्तरदायी सरकार। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 6ठा प्रश्न है आपके सामने साथियों, लोकतंत्र में अंतिम शक्ति निहित होते हैं किसके पास होता है?
तो इसमें जो अंतिम शक्ति निहित होता है वो जनता के हाथ में होता है और यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में छपेगा। इस प्रश्न को मोस्ट इंपोर्टेंट के अंदर लगा लेना है। 7वां प्रश्न है, लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? यानी कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? वो आपका है पेशेवर राजनीतिज्ञ। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है ये बिल्कुल रूप से सही है और यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में छपेगा। हम ऑल चैप्टर में आपको इंपोर्टेंट बता देंगे, केवल आपको ध्यान से 1-2 बार वीडियो को देख लेना है। आधुनिक विश्व के अधिकांश राज्यों में किस प्रकार की लोकतंत्र प्रचलित है? आंसर सी की ओर जाएगा, समाजवादी लोकतंत्र प्रचलित है। अभी जो है मैक्सिमम मतलब कि आधुनिक विश्व मतलब पहले जो है इतिहास में अधिकांश जगह जो है वो समाजवादी लोकतंत्र था, जबकि अभी वर्तमान की बात करेंगे तो पूंजीवादी जो है ये आपका हर एक जगह प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए चल रहा है, मतलब पूंजीवादी हर जगह लागू है। 9वां है, निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष लोकतंत्र की वकालत की? किसने प्रत्यक्ष लोकतंत्र की वकालत की? तो रूसो के द्वारा किया गया, जो कि जर्मनी का फ्रांस का रहने वाला था। रूसो ये रूस का नहीं था बल्कि ये फ्रांस का था। लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की बात पर किसने बल दिया था? तो J.S. मिल के द्वारा इस पर बात रखा गया था। चलिए 11 नंबर प्रश्न है आपके सामने। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अनेक साधन है, उनमें से सर्वाधिक लोकप्रिय 2 साधन कौन से हैं? तो सबसे अधिक लोकप्रिय साधन 2 हैं, जिसमें से कौन है? एक है जनमत संग्रह और एक है आरंभक। ऑप्शंस आपका बी बिल्कुल रूप से बेस्ट आंसर की ओर चला जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है साथियों, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो वी फॉर बेस्ट आंसर प्रबुद्ध लोकमत। प्रबुद्ध लोकतंत्र का मतलब होता है एक सही लोकमत, यानी लोगों के द्वारा सही चुनाव करना। 13 नंबर है, अधिनायक तंत्र का लक्षण क्या है? यानी अधिनायक तंत्र का जो लक्षण है वो निरंकुश प्रभुसत्ता। ठीक है, यहां पर डी हो जाएगा। 14 है, अधिनायकवादी शासन का प्रमुख गुण माना गया है, इसका सबसे प्रमुख गुण होता है संकट काल के लिए उपयुक्त। संकट काल जो है लाने वाले यही होता है अधिनायकवादी शासन व्यवस्था। ऑप्शंस बी। अधिनायकवाद का दोष क्या होता है? इसका दोष जब ऑप्शन सभी मिल जाता है तो फटाक से हम लोग सभी मार लेंगे, बाकी ऑप्शंस को देखेंगे भी नहीं। चलिए आगे जाएंगे। 16 नंबर प्रश्न नहीं है और चैप्टर हमारा दूसरा आ गया है उदारवाद, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, तो इस चैप्टर को नहीं छोड़ना है, आप सबको बता देते हैं। पहला प्रश्न है, विचारधारा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो विचारधारा शब्द है, इसका प्रयोग जो किसी ने किया था सबसे पहले, तो वो किया था डेस्टर्ट दी ट्रेसी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी। चलिए इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है, एडम स्मिथ ने किस राज्य की समर्थन किया था? ऑप्शन सी हो जाएगा अहस्तक्षेपवादी राज्य का। अहस्तक्षेप राज्य का मतलब होता है जो राज्य किसी दूसरे राज्य के बीच हस्तक्षेप नहीं करता है, तो ऐसे राज्य को एडम स्मिथ के द्वारा समर्थन किया गया था। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है, दी वेल्थ ऑफ नेशंस लिखी गई किसके द्वारा लिखी गई थी? आंसर हो जाएगा बी एडम स्मिथ के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है साथियों, उदारवाद का प्रमुख लक्षण या सिद्धांत क्या होता है? उदारवाद का प्रमुख लक्षण या सिद्धांत क्या होता है? तो इसका सीधा आंसर चला जाएगा साथियों, व्यक्ति साध्य और राज्य साधन है। आंसर आपका एक ही और चला जाएगा, जो कि बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, 5 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना जिस विचारधारा से संबंधित है वह कौन सा है? देखिए लोगों का जो कल्याणकारी होता है राज्य की संकल्पना, वह विचारधारा किससे संबंधित है? तो वो उदारवाद से ही संबंधित है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न है साथियों, उदारवाद का आरंभ जिस व्यवस्था के विरोध तथा आलोचना के रूप में हुआ वह राजशाही और सामंतवादी था। यानी उदारवाद का जो है शुरुआत कैसे हुआ था? राजशाही और सामंतवादी व्यवस्था की आलोचना करने के लिए जो है उदारवादी व्यवस्था शुरू हुआ था। ठीक है। 7वां है, उदारवाद से संबंधित विचारधारा कौन सा है?
तो इनसे संबंधित विचारधारा था पूंजीवादी। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 8वां है लेस फेयर। लेसे फेयर का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, किसको माना जाता है? आंसर स्पेंसर के साथ चला जाएगा, जिन्होंने लेसे फेयर सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन डी बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आप लोग का अगला प्रश्न जो है यहां पर 9 नंबर है। 9 नंबर प्रश्न कहता है राजनीतिक सिद्धांत के रूप में सर्वप्रथम उदारवाद का की स्पष्ट अभिव्यक्ति जिस विद्वान की रचनाओं में मिलती है वह कौन सा है? तो वह है जॉन लॉक। ऑप्शन ए हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है निम्न में से जो विद्वान सकारात्मक उदारवाद से संबंधित नहीं है वह कौन है? जो जर्मी बेंथम। ऑप्शन ए हो जाएगा। अब जो हम लोग चलेंगे अराजकतावादी चैप्टर में, यह चैप्टर भी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे भी हम लोग देख लेंगे। अराजकतावादी का समर्थन कौन करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे सर वो हो जाएगा राजविहीन समाज का। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न है साथियों, कहता है इस या उस घृणित मंत्री को यदि सत्ता प्राप्त नहीं होती तो वह बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति होता, यह कथन किसका है? यह कथन प्रिंस क्रोपोटकिन का है। ऑप्शन आपका बी की ओर चला जाएगा। 3रा नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, राज्य की भूमिका पर सर्वाधिक आपत्ति निम्न में से किस राजनीतिक देश दर्शन में की गई है? मतलब कि राज्य के प्रति जो है भूमिका जो है सबसे अधिक आपत्ति जो है दिखाने वाले वो जो है अराजकतावादी ही है। ऑप्शन डी। 4था प्रश्न को समझिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अराजकता से संबंधित नहीं है, यानी अराजकता से संबंधित नहीं है, तो वो है आपका डी राज एवं आवश्यक बुराइयां। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यहां से बहुत सारा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछता है। कौन अराजकतावाद का समर्थन नहीं है? आंसर हो जाएगा डी जे.एस. मिल। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है अराजकतावाद समाज की वह स्थिति है जिसमें केवल व्यक्ति के स्वयं पर शासन को ही नियोजित रूप में मान्यता प्राप्त होगी, यह कथन किसका है? यह है हक्सले का है। यह सब उतना इंपोर्टेंट नहीं है, जो इंपोर्टेंट है उसको हम विशेष तौर पे बताते हैं, आपको ध्यान रखना है। 7 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसको याद रखेंगे आप लोग। ईसाई अराजकतावाद जिस विचारों को कहा जाता है वह कौन सा है? वह है टॉल्स स्टॉर्म। 7 नंबर प्रश्न को याद रखेंगे, परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। विधि निर्माण लगभग सभी देशों में धनवानों के पक्ष में तथा निर्धन के विपक्ष में होता है, यह कथन किसका है? यह कथन विलियम गॉडविन का है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला चैप्टर है आपका राज है। यह चैप्टर भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। राज की सर्वोत्तम परिभाषा किसकी है? राज की जो है सबसे अधिक परिभाषा किसकी है, यानी राज किसे कहते हैं? इस पर सबसे अधिक जो परिभाषा दिया है वो वैज्ञानिक है जे.डब्ल्यू. गार्नर साहब। चलिए अगला क्वेश्चन जो है बड़ी लंबी तगड़ा क्वेश्चन है, जिसको हम लोग देख लेते हैं। राज अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक व्यक्तियों का ऐसा समुदाय है जो किसी प्रदेश के एक निश्चित भूभाग में रहता हो, जो वह नियंत्रण से मुक्त अथवा प्रायः मुक्त हो, जिसका एक संगठित शासन हो, जिसके आदेशों का पालन नागरिकों का विशाल समुदाय स्वभावतः करता हो, यह परिभाषा किसका है? यह गार्नर साहब का ही है। ऑप्शन ए ही हो जाएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से राज्य के मूल तत्व कौन सा है? ये प्रश्न भी आया छपता है यहां से प्रश्न। सभी ऑप्शन जब भी दिख गया बिना सोचे समझे सभी ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने, किसने आज्ञाकारिता को राज्य के मूल तत्वों में शामिल किया? किसने आज्ञाकारिता को राज्य के मूल तत्वों में शामिल किया? वो है आपका W.W. विलोबी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। 5वां प्रश्न है आपके सामने इस चैप्टर का,
JW गार्डनर के अनुसार, यहां से ये भी आया प्रश्न, इसको याद रखिएगा, के अनुसार राज्य के कितने आवश्यक तत्व है। राज्य के लिए आवश्यक तत्व है 4, बिल्कुल रूप से याद रखेंगे। एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 50-40 यानी 5 या 40 होनी चाहिए। यह किसका विचार है? यह विचार प्लेटो का है कि एक आदर्श राज्य की जनसंख्या जो है वो 5040 होनी चाहिए, लेकिन ऐसा संभव ही नहीं है। ठीक है, चलिए अभी के वर्तमान स्थिति में रूसो के अनुसार एक आदर्श राज्य की के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, तो सी हो जाएगा 10,000। रूसो जो कि फ्रांस के थे, इनका मानना था कि एक अच्छा राज्य अगर आपको बनाना है तो वहां की जनसंख्या 10,000 ही आपको रखना होगा। 8वां है, किसने भूमि को राज्य की आवश्यक अंग स्वीकार नहीं किया था, तो वो है सभी ऑप्शन मिल गया है, तो बिना कुछ देखे सभी ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। किसने भूमि को राज्य के लिए अनिवार्य बताया, सभी ऑप्शन मिल रहा है, तो ऑप्शन देखकर ही आंसर मार देंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। 10वां प्रश्न है, किसने कहा है कि मनुष्य समुदाय निर्माण करने वाली प्राणी है। मनुष्य जो है समुदाय का निर्माण करने वाली जो है प्राणी है, H.J. लॉस्की के द्वारा कहा गया। 11 है, राज्य और सरकार परस्पर संबंधित है किससे और कैसे संबंधित है। ये दोनों जो संबंधित है, ये है आपका, ये दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं और इस तरह से ये जो है संबंधित है। ऑप्शन ए होगा 11 का। 12 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है मिथिला यूनिवर्सिटी वाले विद्यार्थियों के लिए, संप्रभुता का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है राज्य आंतरिक और बाह्य रूप से सर्वोच्च और नियंत्रण से मुक्त होता है, यानी बाह्य और आंतरिक रूप से सर्वोच्च और नियंत्रण से मुक्त होता है, यही संप्रभुता का अर्थ होता है। 13 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए आधुनिक समय में कौन सा तत्व है। ये मान्यता है, अभी के समय में ये मान्यता है, ऑप्शन बी। 14 नंबर प्रश्न आपके सामने होगा, 15 अगस्त 1947 के पहले भारत था, कैसा भारत था, एक गुलाम राज्य था। सिंपल बात है, 15 अगस्त 1947 से पहले भारत क्या था, गुलाम था, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और आसान भी है। किन विद्वानों ने राज्य को एक कल्याणकारी संस्था के रूप में स्वीकार किया था, तो वो ट्वेल्थ यूसिस है जिसका नाम है, ऑप्शन नंबर बी बेस्ट आंसर हो जाएगा। राज्य के व्यक्तिवादी सिद्धांत का आशय क्या है, बी फॉर बेस्ट आंसर, राज्य एक आवश्यक बुराई है, व्यक्तिवादी सिद्धांत का आशय है, तो यहां पर तो ऑप्शन जो है आपका बी की ओर चला जाएगा। राज्य एक आवश्यक बुराई है, राज्य कृत्रिम संस्था है, नहीं। राज्य की सिर्फ व्यक्ति की स्वाधीनता पर है, नहीं। उपयुक्त सभी है, यहां पर देखिए सभी ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन सभी सही होगा, ना कि आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए राज्य के व्यक्तिगतवादी, यहां पर देखिएगा राज्य के व्यक्तिवादी सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन है, तो सभी ऑप्शन है, तो सभी आपको मार देना है। 18 नंबर प्रश्न है, राज्य का आदर्शवादी सिद्धांत राज्य को किस रूप में मान्यता देता है, एक सर्वोच्च नैतिक संस्था के रूप में इनको मान्यता मिलता है राज्य को, ऑप्शन आपका ए सही है। 19 नंबर है, राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन है, बी फॉर बेस्ट आंसर, हीगेल के द्वारा। चलिए 20 नंबर प्रश्न है जो इंपोर्टेंट भी है, किसने कहा राज्य पृथ्वी पर परमात्मा का अवतरण है, ऑप्शंस बी, नहीं सॉरी, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा वो बात आपको बताना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 20 है और इसका आंसर बी फॉर बेस्ट आंसर, हीगेल के द्वारा ऐसा बताया गया। 21 है, किसने कहा मेरी आत्मा का निवास स्थान राज्य में है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऐसा बात कुमारी MP फॉलेट के द्वारा कहा गया, यहां पर सभी ऑप्शंस है लेकिन नहीं होगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न है, यहां पर किसने कहा सब कुछ राज्य के भीतर है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है और राज्य के विरुद्ध भी कुछ नहीं है, ये मुसोलिन के द्वारा कहा गया, ऑप्शंस आपका ए बिल्कुल सही है। 23 नंबर है मेरे भाई, राज्य के समझौतावादी सिद्धांत का समर्थन किसने किया, तो किसने किया समझौतावादी का, तो बी फॉर बेस्ट आंसर, जॉन लॉक के द्वारा। चलिए 24 नंबर प्रश्न आपके सामने है, राज्य के आंगिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, ए ऑप्शन हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है ये बिल्कुल रूप से सही है। चलिए किसने राज्य को व्यक्ति का विराट स्वरूप माना है, ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो यह बात जो है प्लेटो के द्वारा कहा गया है, प्लेटो ने
राज को व्यक्ति का विराट माना है। 26 नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, किसने राज को साध्य माना है? B4 बेस्ट आंसर, आदर्शवादियों ने राज को साध्य माना है, ऑप्शंस बी। 27 नंबर है इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न, किसने कहा है जो मनुष्य राज्य का सदस्य नहीं है वह या तो देवता है या जानवर है? यह बात अरस्तु का है और अरस्तु से जुड़ा हुआ ज्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला है संप्रभुता क्या होता है, यह चैप्टर है, यह भी महत्वपूर्ण है। किसने कहा है संप्रभुता के कारण ही राज्य अन्य सभी प्रकार के मानव समुदाय से भिन्न है? यह हेराल्ड जे लॉस्की का मानना है, ऑप्शंस ए जो है यह बिल्कुल रूप से आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, 2 नंबर प्रश्न है संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? ऊपर में भी हमने पढ़े थे, संप्रभुता का अर्थ होता है बाह्य और आंतरिक मामलों में सर्वोच्चता प्राप्त होता है राज्य को, तो ऑप्शंस ए हो जाएगा और यह इंपोर्टेंट प्रश्न है, ऊपर में भी हमने बताया और यहां पर भी। किसने कहा है? तो ये प्रश्न जो है लगता है फिर से रिपीट हो गया है ये सारा प्रश्न, तो हाँ यहां से 4 नंबर से देख लेते हैं। संप्रभुता की सबसे अच्छी परिभाषा क्या है? संप्रभुता की सबसे अच्छी परिभाषा किसकी है? तो जॉन ऑस्टिन के द्वारा जो परिभाषा दिया गया वह सबसे बेस्ट परिभाषा रहा, ऑप्शंस आपका सी बिल्कुल रूप से राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है, किस विद्वान ने 1576 ईस्वी में अपनी पुस्तक रिपब्लिक में प्रथम बार संप्रभुता के सिद्धांत का आधुनिक अर्थ में प्रयोग किया था? तो बोंदा नामक विद्वान ने ऐसा किया था, तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा बोंदा, जिन्होंने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में पहली बार संप्रभुता सिद्धांत का आधुनिक अर्थ में जो है इनका प्रयोग किया था। 6ठा प्रश्न है आपके सामने, हॉलैंड के प्रसिद्ध विद्वान ग्रोशियम ने संप्रभुता के बाह्य पक्ष का स्पष्टीकरण कब किया था? यानी बाहरी पक्ष, बाह्य पक्ष का मतलब बाहरी पक्ष होता है, इसका स्पष्टीकरण 1625 में किया था, ऑप्शंस आपका बी हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है, किसने वैधानिक संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो जॉन लॉक हो जाएगा। वैधानिक संप्रभुता का सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉन लॉक के द्वारा दिया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे, आपका अगला प्रश्न है यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है, किसने संप्रभुता को निरंकुश बताया? निरंकुश का मतलब होता है जिसमें जनता को प्रताड़ित किया जाता है, कष्ट दिया जाता है, तो इसको किसने बताया? किसने संप्रभुता को निरंकुशवाद बताया? तो टॉमस हॉब्स के द्वारा जो है इसको निरंकुश बताया, मतलब एक तरह से गलत साबित किया। 9वां है, इंग्लैंड का राजा किस तरह संप्रभु है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा नाम मात्र, मतलब नाम रूप से ही वहां कहीं संप्रभु है, वहां की संप्रभुता वहां पर है नहीं। 10वां है, इंग्लैंड में वास्तविक संप्रभुता का निवास कहाँ होता है? वास्तव में जो है इंग्लैंड में संप्रभुता कहाँ होता है? यह केवल मंत्रिमंडल में होता है, ऑप्शंस ए जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 है, लोक संप्रभुता का सबसे बड़ा समर्थक कौन था? लोक संप्रभुता का जो सबसे बड़ा समर्थक रहा वह आपका रहा जीन जॉक्वियस रूसो। चलिए ऑप्शंस आपका ए बिल्कुल सही है। अगला है, वैध प्रभुता का आधार क्या है? वेद प्रभुता का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है साथियों कानून है, ऑप्शंस आपका ए जो है ये बिल्कुल रूप से सही है। चलिए 13 नंबर प्रश्न है आपके सामने, युद्ध क्रांति या विद्रोह के चलते जब कोई नई सत्ता राज्य के समग्र शासकीय शक्ति को प्राप्त कर सर्वोपरि बन जाता है तब उसे कौन संप्रभुता कहा जाता है? देखिए क्या कहता है प्रश्न कि युद्ध क्रांति या विद्रोह के चलते जब कोई नई सत्ता राज्य के समग्र शासकीय शक्ति को प्राप्त कर सर्वोपरि बन जाती है तब उसे कौन संप्रभुता कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है वस्तुतः संप्रभुता, ऑप्शंस बी, यह प्रश्न को याद रखेंगे। 14 नंबर प्रश्न है आपके सामने मेरे भाई। 14 नंबर प्रश्न कहता है, संप्रभुता की प्रमुख विशेषता क्या होती है? तो संप्रभुता की जो प्रमुख विशेषता होता है वो पहले हम बताए थे आपको
मौलिकता, पूर्णता एवं अस्थायित्व होता है। ठीक है, बाह्य और आंतरिक सर्वोच्च होता है संप्रभुता का मतलब। 15 है, किसने कहा है संघ राज्य में संप्रभुता का केंद्र बिंदु या निश्चित स्थान पाना एक असंभव सा काम है। ये बात तो निगेटिव है, हेराल्ड जे लॉस्की के द्वारा हालांकि ये बात कहा गया है, लेकिन उतना इंपोर्टेंट ये सब प्रश्न नहीं है। 16 नंबर प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट है परीक्षा के लिए, ये छपने की पूरी संभावना है, इसको आप लोग याद रखेंगे। कहता है लेक्चर ऑन जरिस्प्रूडेंस किसका ग्रंथ है? यह जॉन ऑस्टिन का ग्रंथ है। ऑप्शंस आपका सी बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। ठीक है, 17 है ऑस्टिन के अनुसार, ऑस्टिन के अनुसार क्या हो जाएगा? तो जब भी सभी ऑप्शंस आपको दिख जाएगा तो आप सभी ऑप्शंस की ओर चल जाइए, ऑप्शन डी की ओर चल जाइएंगे। 18 नंबर प्रश्न है किसमें संप्रभुता की एक तत्ववादी या अद्वैतवादी विचारधारा का प्रबल विरोध किया? किसमें संप्रभुता की एक तत्ववादी या अद्वैतवादी विचारधारा का प्रबल विरोध किया? तो ऐसा वैज्ञानिक है, वो है आपका बहुलावाद, ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर प्रश्न को याद रखेंगे आप लोग। किसने कहा कानून संप्रभु का आदेश है? यह बात जो कहा वह विभिन्न समुदायों का कहना था, अधिकांश लोगों का कहना था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, किसने कहा कानून संप्रभु का आदेश है? यह बात बी फॉर बेस्ट आंसर जॉन ऑस्टिन के द्वारा कहा गया। यह प्रश्न इंपोर्टेंट है परीक्षा के लिए, बिल्कुल याद रखेंगे। भारत एक संप्रभु राज्य है, भारत एक संप्रभु राज्य हुआ, ये कब बना था? तो ये 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ यहाँ पर, तब जाकर इन्होंने यह एक संप्रभुत्व राज्य बना। तो आंसर आपका हो जाएगा ए, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट VVI प्रश्न भी है आपका, इस प्रश्न को आप याद भी रखेंगे। चलिए नेक्स्ट चैप्टर चलेंगे, और ये चैप्टर जो है परीक्षा के लिए महान क्वेश्चन है, महान चैप्टर है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है इसमें, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? देखिए बार बार कह रहे हैं ये जो है चैप्टर बहुत इंपोर्टेंट है। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? तो गौरवपूर्ण जो क्रांति हुई थी वो आपका हुई थी 1688 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे। 2 नंबर प्रश्न है फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा कब बुलंद किया गया? तो 1799 में इस भाषा को जो है बुलंद किया गया, ऑप्शन सी याद रखेंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर चलेंगे इस चैप्टर में। किसने लिखा है कि स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है? यह बात टॉमस हॉब्स के द्वारा लिखा गया है, और यह इंपोर्टेंट प्रश्न भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। किसने कहा है मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन सभी जगह बंधनों में जकड़ा रहता है या बंधनों में बंधा रहता है? यह बात जीन जॉकविस रूसो के द्वारा कहा गया है। बिल्कुल रूप से याद रखेंगे, VVI प्रश्न है, 10वां में आप लोग पढ़े होंगे ये बात। 5वां है प्रश्न, नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? नकारात्मक मतलब नहीं, तो ऐसा जो स्वतंत्रता होता है, इस स्वतंत्रता का अर्थ है बंधनों का अभाव, यानी इसमें बंधन नहीं होता है, बंधन से आप मुक्त होते हैं। ठीक है, चलिए 6ठा प्रश्न है आपके सामने, सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? एक न एक प्रश्न यहां से रहेगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा आत्मविश्वास के लिए वास्तविक अवसर को देना ही सकारात्मक स्वतंत्रता कहलाता है। 7वां प्रश्न है सर, किसने कहा है नागरिक स्वतंत्रता उन अधिकारों और विशेष अधिकारों को कहते हैं जिन्हें राज्य अपने नागरिकों के लिए उत्पन्न करता है और रक्षित करता है? यह बात RG गैटेले के द्वारा कहा गया। आंसर आपका सी की ओर चला जाएगा। 8वां प्रश्न है आपके सामने, धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अर्थ होता है वो होता है अपने विश्वास के अनुसार कोई भी धर्म स्वीकार करना ही धार्मिक स्वतंत्रता होता है। देखिए मौलिक अधिकार में यह धार्मिक अधिकार भी दिया गया है, लोगों को अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। तो इसमें इसका अर्थ होता है धार्मिक का कि विश्वास के अनुसार कोई भी आप धर्म को अपना सकते हैं। 9वां प्रश्न इस चैप्टर का, प्रोफेसर डायसी ने
कानून के शासन में शामिल किया था? किस बात को शामिल किया था? जब सभी ऑप्शंस मिल जाए तो हमें आगे नहीं बढ़ना है और सभी को क्लिक कर देना है। 10वां प्रश्न है आपके सामने, किसने कहा है कि नागरिकों को की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए शक्तियों का पृथक्करण अति आवश्यक है? हाँ, बिल्कुल सही बात है, मॉन्टेस्क्यू के द्वारा यह बात कहा गया है और यह इंपोर्टेंट बात भी है। इन्होंने ही मॉन्टेस्क्यू के द्वारा ही कहा गया कि नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए शक्तियों का पृथक्करण यानी बंटवारा होना चाहिए, विभाजन होना चाहिए। 11 नंबर प्रश्न है, कानून और स्वतंत्रता में संबंध है क्योंकि कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक होता है। बिल्कुल सही आंसर ए ही ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। 12 नंबर प्रश्न है, किसने कहा है जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं है? जहां कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं है, जॉन लॉक के द्वारा कहा गया है। बी फॉर बेस्ट आंसर आपका चला जाएगा। 13 नंबर है, इंग्लैंड में किसके माध्यम से स्वतंत्रता का बीज रोपण किया गया? इंग्लैंड में जो है स्वतंत्रता का बीज रोपण मैग्ना कार्टा के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। 14 नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, किस स्वतंत्रता के ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है? यह है प्राकृतिक स्वतंत्रता के ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, रुकावट नहीं होना चाहिए, प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। चलेंगे अगली प्रश्न की और, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। किस स्वतंत्रता के द्वारा हर व्यक्ति को रोजगार या अपने श्रम के अनुसार पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार मिलता है? यह मिलता है आर्थिक स्वतंत्रता के द्वारा। ऑप्शंस बी फॉर बेस्ट आंसर। नेक्स्ट चैप्टर आपका है समानता। तो इस चैप्टर का जो है पहला प्रश्न साथियों आपके सामने, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के अवसर पर किस वर्ष यह घोषणा की गई कि हम लोग इसको स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी मानव समान पैदा होते हैं? बी फॉर बेस्ट आंसर। 1776 में इस बात को बताया गया और 1789 में अमेरिका जो है स्वतंत्र हुआ था यानी आजाद हुआ था। दूसरा है, समानता का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल जानना आपको जरूरी है। समानता का अधिकार होता है सभी के लिए समुचित अवसर, यानी समान सभी को अवसर मिलना चाहिए। बी फॉर बेस्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। 3 नंबर प्रश्न आपके सामने है, किसने लिखा है जब तक मानव योग्यता और आवश्यकता में असमान है व्यवहार की समानता का असंभव है? यानी जब तक मानव योग्यता और आवश्यकता में असमान है यानी भेदभाव है, तब तक व्यवहार की समानता जो है असंभव है। यह बात कहा गया था हेराल्ड जे लॉस्की के द्वारा, जो बिल्कुल रूप से सत्य बताया गया। चौथा प्रश्न आपके सामने है, किसके चीर है कि सबके लिए समान अवसर असंभव है? यह बात जो है आपका लॉस्की का ही मानना है, ऊपर वाले प्रश्न को ही बदल के दिया गया है। पांचवा प्रश्न आपके सामने है, नागरिकों की समानता का अभिप्राय क्या है? इसका मतलब क्या है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। सभी व्यक्तियों के लिए एक जैसा नागरिक का अधिकार, कानूनी की नजरों में सब एक समान है, धर्म जाति वंश लिंग के आधार पर राज्य द्वारा किसी भी प्रकार का विभेद की समाप्ति नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है साथियों, किसने कहा आप सबको समान संपत्ति दे दे तब भी व्यक्ति की कला, उसका उद्योग और सतर्कता इस समानता को समाप्त कर देगी? यह बात कहा गया था डेविड ह्यूम के द्वारा। बिल्कुल रूप से सही आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल सही है। सातवां प्रश्न मेरे भाई, कानूनी समानता का पक्ष क्या होता है? कानूनी समानता का पक्ष क्या होता है? तो यहां पर जो है नीचे लग रहा है सभी ऑप्शन है, तो एक बार इसको देख लेते हैं। तो इसमें से सभी ऑप्शन तो है, लेकिन समानता का पक्ष क्या है? कानून की समक्ष समानता, कानून का समान संरक्षण, अधिकारियों के लिए जनता के लिए अलग अलग कानून, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो है उपयुक्त सभी आंसर तो चला जाएगा, लेकिन सबसे बेहतर आंसर होता है ए, इसलिए ए ऑप्शन ही आपका सही होगा। आठवां प्रश्न आपके सामने है, समानता की राजनीतिक व्याख्या में क्या शामिल है? तो सभी ऑप्शंस मिल गया है, तो ज्यादातर ये सही होता है। ऑप्शंस आपका डी ही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने, आर्थिक समानता का अर्थ क्या होता है? आर्थिक मतलब होता है रुपया पैसा से संबंधित यानी घर की स्थिति। तो प्रत्येक व्यक्ति की न्यूनतम भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही आर्थिक समानता का अर्थ होता है।
तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये तो होगा नहीं। प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार और विश्राम, विश्राम की क्या बात है भाई, उपयुक्त सभी है, लेकिन उपयुक्त सभी नहीं होता है क्योंकि कुछ ऑप्शंस यहाँ पे गलत दिया हुआ है। 10वां प्रश्न आपके सामने है, किसने कहा समानता का उत्कट या उत्कृष्ट यहां पर होता, अभिलाषा ने स्वतंत्रता की आशा को बेकरार कर दिया। तो यह आंसर हो जाएगा सभी। जब सभी ऑप्शंस है तो सभी ऑप्शंस आपका सही की ओर चला जाएगा, ऑप्शंस डी। 11 नंबर है, किन विद्वानों ने स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पोषक बताया। तो यहां पर जब सभी वैज्ञानिक का नाम है सभी, इन्होंने सभी नहीं बताया। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है और ये रामबाण चैप्टर है, यहां से बहुत सारा प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में। किसने कहा राज्य अधिकारों की सृष्टि नहीं करता वरन उन्हें मान्यता प्रदान करता है। कह रहा है कि ऐसा कौन वैज्ञानिक बताया कि राज्य अधिकारों की सृष्टि नहीं करता है बल्कि उन्हें मान्यता प्रदान करता है। यह बात लॉस्की के द्वारा कहा गया है, हेराल्डी जे लॉस्की। ऑप्शन आपका बी फॉर बेस्ट आंसर। कौन सही नहीं है, चलिए यहां पे कौन सही नहीं, सही है, सही है। अधिकार समाज की सृष्टि है, बिल्कुल सही है। अधिकार का आधार सार्वजनिक कल्याण है, बिल्कुल सत्य बात है। अधिकार का महत्व उसके उपभोग है, बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त सभी बात सही है, तो डी आंसर क्यों दिया हुआ है, मारो फटाक्स डी ऑप्शन। 3 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। किसने कहा है अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना साधारणतः कोई मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। यह बात किसके द्वारा कहा गया है साथियों, तो यह बात जो आपको कहा गया है हेराल्डे जे लॉस्की के द्वारा कहा गया है। ऑप्शंस आपको ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किसके द्वारा की गई है या कब किया गया था, तो 1776 में हुआ था। ऑप्शंस नंबर ए बिल्कुल याद रखेंगे और हमने पहले भी इस प्रश्न को बताया। 5वां प्रश्न है आपके सामने, किसने मानव के सभी अधिकारों को नैसर्गिक माना। यह टॉमस हॉब्स के द्वारा माना गया, ऑप्शंस ए। 6 नंबर प्रश्न है, किसने मानव के कुछ ही अधिकारों को नैसर्गिक माना है, कुछ ही अधिकार को, तो यहाँ बी ऑप्शन जॉन लॉक हो जाएगा। काफी यहाँ पर जो क्वेश्चन को फंसाया गया है, ठीक है। 7वां है, लोक कल्याणकारी अधिकार के सिद्धांत के एक समर्थक कौन है। तो इसका जो समर्थक वो आपका सभी ऑप्शन मिल रहा है, तो क्यों हम आगे भटकेंगे, सभी ऑप्शन मारेंगे। अगला प्रश्न है, आदर्शवादी अधिकार सिद्धांत का हिमायती कौन है। इसका हिमायती टीएच ग्रीन के द्वारा है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिद्धांत का स्वीकृति कौन देता है। चलिए इस प्रश्न को देख लेते हैं। तो यहां पर जो आपका इस चैप्टर का जो 9वां प्रश्न है साथियों, कहता है जिसकी लाठी उसकी भैंस सिद्धांत का स्वीकृति कौन देता है। ये भी प्रश्न भी है क्योंकि ऐसा ही बोलचाल वाली प्रश्न जो है ज्यादातर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो आंसर हो जाएगा टॉमस हॉब के द्वारा कहा गया था। किस अधिकार को राज्य मान्यता प्रदान करता है, यहाँ पर हो जाएगा वैधानिक अधिकार को जो है ये राज्य केवल इसको मान्यता प्रदान करते हैं, केवल नहीं मतलब कि राज्य इसकी मान्यता को प्रदान करता है। चलिए 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। किसने कहा किसी व्यक्ति की सिर्फ जीवन का अधिकार बिना आपके इच्छानुसार जीवन के प्रयोग के अधिकार के निरर्थक है, मतलब क्या कहता है समझ लेते हैं। किसने कहा किसी व्यक्ति का सिर्फ जीवन का अधिकार बिना अपने इच्छानुसार जीवन के प्रयोग के अधिकार को निरर्थक है, यह बात कहा था टीएच ग्रीन के द्वारा कहा गया, ऑप्शंस ए। 12 है, किसने कहा कि परिवार की तरह संपत्ति भी व्यक्ति के लिए आवश्यक है, यह बात अरस्तु के द्वारा कहा गया। और अरस्तु से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन को आपको याद रखना है क्योंकि यही इंपोर्टेंट प्रश्न है। 13 नंबर है आपका प्रश्न, प्रार्थना पत्र देने के अधिकार का समर्थन किसने किया। आंसर हो जाएगा डी। जब सभी ऑप्शंस है तो क्यों नहीं सभी ऑप्शंस पर जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। किसने कहा कि यदि सरकार की आज्ञा उचित और न्याय संगत ना हो तो उनके विरुद्ध विद्रोह करना कर्तव्य हो जाता है। हेराल्डे जे लॉस्की, आर.एम. मैकआवर, जॉन लॉक। तो यहां पर जब सभी ऑप्शंस दिख रहा है तो सभी ऑप्शंस सही होना चाहिए, लेकिन आंसर कह रहा है हेराल्डे जे लॉस्की, लेकिन ऐसी बात नहीं है, सभी के द्वारा ऐसा बात बताया गया है। चलिए 15 नंबर प्रश्न है आपके सामने, किस भारतीय दार्शनिक ने कर्तव्य को स्वधर्म माना है। यह है आचार्य कौटिल्य।
जिन्होंने कर्तव्य को ही अपना धर्म माना है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है और ये VVI प्रश्न भी है। कर्तव्य के विभिन्न रूप क्या क्या होता है? कर्तव्य का जो है सब विभिन्न रूप है वो क्या है? इनमें से सभी ऑप्शंस हो जाएगा। नैतिक कर्तव्य, नैसर्गिक कर्तव्य और वैधानिक कर्तव्य, ये तीनों कर्तव्य होते हैं। 17 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। 17 नंबर प्रश्न है, किसने कहा है अधिकार कार्यों के साथ जुड़ा हुआ है? अधिकार किसके साथ जुड़ा हुआ है? कार्यों के साथ जुड़ा हुआ है। यह बात हेराल्ड जे लॉस्की के द्वारा कहा गया है। सभी ऑप्शंस यहाँ पर नहीं हो पाएगा, हर जगह पे सभी ऑप्शंस नहीं होता है, इस बात को आपको याद रखना है। किसने सिर्फ अधिकार पर बल दिया है? तो इसमें से ऐसा कोई वैज्ञानिक नहीं है, तो ऑप्शंस आपका डी चला जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है आपके सामने, किसने सिर्फ कर्तव्य पर बल दिया है? तो यह हो जाएगा सभी, हिंगेल, डिग्यूम, TH ग्रीन, इन सभी के द्वारा जो है कर्तव्य पर ही बल दिया गया है। 20 नंबर प्रश्न है, किसने अधिकार और कर्तव्य दोनों को एक दूसरे का पूरक कहा है? यह डॉक्टर बैनी प्रसाद के द्वारा कहा गया है कि अधिकार और कर्तव्य यह एक दूसरे के पूरक है। ऐसा बात डॉक्टर बैनी प्रसाद के द्वारा कहा गया है। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद हम लोग अंतिम चैप्टर पे चलेंगे, उससे पहले इस महत्वपूर्ण चैप्टर को पढ़ेंगे। अंतिम का सेकेंड ये चैप्टर है इंपोर्टेंट। किसने कहा है प्रजातंत्र का अर्थ जनता की, जनता के लिए और जनता के द्वारा बनाई गई शासन व्यवस्था या सरकार है? यह बात किसके द्वारा कहा गया है? तो डायसी के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। हालांकि प्रजातंत्र के संबंध में है और लोकतंत्र के संबंध में अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया था। चलिए 2 नंबर प्रश्न है, किस शासन व्यवस्था में जनता की भागीदारी होती है? वह शासन व्यवस्था है जनतंत्र। ऑप्शन सी। किसने कहा है मनुष्य की भौतिक और सामाजिक दिशाओं का समानता प्रजातंत्र है? यह बात कुमारी फॉलेट के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, प्रत्यक्ष जनतंत्र प्राचीन काल में कहाँ थी? प्रत्यक्ष जनतंत्र प्राचीन काल में कहाँ थी? यह जो है प्राचीन काल में कहाँ थी? तो सभी देशों में थी, मतलब सब देश में यह लागू था। आगे बढ़ेंगे, 5 नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, प्रत्यक्ष जनतंत्र आज किस देश में प्रचलित है? ऑप्शन सी ए हो जाएगा। स्विट्जरलैंड में अभी भी प्रत्यक्ष जनतंत्र है, जबकि भारत जैसे देश में अप्रत्यक्ष जनतंत्र जो है अभी अपने लोग के यहाँ है। छठा प्रश्न है, किसी प्रमुख विषय को जनता के सम्मुख निर्णय के लिए जब रखा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है जनमत पर आधारित शासन या संग्रह। जब एक निश्चित जनसंख्या विधानमंडल को किसी विषय पर कानून बनाने के लिए बाध्य करती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग आरंभर कहते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक क्या होती है? प्रजातंत्र की अगर सफलता चाहिए तो आपको इन सभी बातों को करना चाहिए। जन जागरूकता होनी चाहिए, शिक्षा प्रसार और समाचार पत्रों की स्वतंत्रता होनी चाहिए, सामाजिक और आर्थिक समानता होनी चाहिए। तो बात सभी सही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। 9 नंबर है, किसने कहा है एक भूखे व्यक्ति के लिए मत का कोई महत्व नहीं होता है? यह बात जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया है, एक भूखे व्यक्ति के लिए मत यानी वोट का कोई महत्व नहीं होता है। आंसर आपका ए हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है साथियों, किसने कहा है जनता का आलस्य और उदासीनता प्रजातंत्र के दो बड़े दुश्मन है? यह बात कहा गया है लॉर्ड ब्राइस के द्वारा, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, एकदम याद रखेंगे आप लोग। 11 है, किसने कहा है स्वैताशासी संस्थाएं प्रजातंत्रीय राज की आत्मा है? यह बात डी टॉक विले के द्वारा कहा गया है। आंसर ए आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न है और लास्ट स्लाइड हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग का यह चैप्टर और यह वीडियो खत्म हो जाएगा। आकाशवाणी की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता किस शासन की व्यवस्था है? यह जनतंत्र शासन व्यवस्था की विशेषता है। ऑप्शन बी। 13 नंबर है, जनतंत्र की समस्या क्या है साथियों? तो जनतंत्र की जो समस्या है वो आपका है डी, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा ये सभी बात। डी फॉर डबल इंजन की सरकार, आंसर आपका डी। 14 नंबर प्रश्न है, प्रजातंत्र को सपनों का महल किसने कहा? वाह क्या सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा। यह बात H.G. वेल्स के द्वारा कहा गया। 15 नंबर प्रश्न है, किसने कहा है
उत्तम शासन और जनता के चरित्र निर्माण की दृष्टि से प्रजातंत्र ही सबसे अच्छा शासन है। यह बात JS मिल के द्वारा कहा गया है। आंसर सी की ओर चला जाएगा, जो कि बिल्कुल रूप से सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे, 16 नंबर प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। किसने कहा है प्रजातंत्र समानता का एक भयानक परपंच है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में आ रहा है। यह बात एडमंड बर्क के द्वारा कहा गया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 17 नंबर प्रश्न है, किसने कहा है प्रजातंत्र बौद्धिक उन्नति, साहित्य, कला, विज्ञान के विरोधी है? यह बात सर हेनरी मैन के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अंतिम प्रश्न की ओर चलेंगे, 18 नंबर है, उसके बाद कुछ ही प्रश्न होगा। जनतंत्र के लाभ क्या है? जनतंत्र से सबसे बड़ी फायदा क्या होता है? लोकप्रिय और अस्थायी शासन की फायदा, राजनीतिक जागरण की फायदा, सार्वजनिक कल्याण यानी सभी का कल्याण होता है। तो सभी बातें जो है फायदे में है। 19 नंबर प्रश्न है मेरे दोस्त, लोकतंत्र के बहुलावादी सिद्धांत के समर्थक कौन है? बहुलावादी ये सब्जेक्टिव में भी आता है। यहां पर जब सभी ऑप्शंस दिख जाए, डी फॉर डबल इंजन वाली सरकार, डी आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर की ओर चलेंगे और फिर 21 और लास्ट हो जाएगा। किसने कहा है सरकारी नीतियों का निर्धारण कोई एक वर्ग नहीं बहुत सी वर्ग करते हैं? यानी सरकारी नीतियों का निर्धारण जो है कोई एक वर्ग के द्वारा नहीं बल्कि बहुत से वर्ग मिलकर के करते हैं, ऐसा रॉबर्ट ई डेल के द्वारा कहा गया है। आंसर ए ऑप्शन याद रखेंगे। 21 नंबर प्रश्न है साथियों, किसने कहा है सरकार हमेशा अल्पसंख्यक की होती है? यह बात हेराल्डी डी लॉसवेल के द्वारा कहा गया है। बिल्कुल रूप से ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से साथियों हमने ऑब्जेक्टिव का यह महा मैराथन क्लास को खत्म कर दिया है। इस वीडियो से जो भी क्वेश्चन हमने आपको दिया है वो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और 100% आप कहीं से भी पढ़ते हैं, लेकिन प्रश्न आपको यहीं से पूछा जाएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। दूसरे वीडियो में मिलते हैं सब्जेक्टिव महामैराथन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।